नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म में। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का पार्ट 6। और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्र की दृश्य कल्पना, यानी कि राष्ट्र के नाम पे आपके मन में कौन से दृश्य की कल्पना होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। किसी शासक को चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान होता है। आप किसी शासक या किसी नेता को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त यानी कि बता सकते हैं, किंतु एक किसी राष्ट्र को क्या आप किसी चेहरे के रूप में बता सकते हैं? ये बहुत कठिन काम होता है। लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। उन्होंने राष्ट्र को क्या किया? एक मानव के रूप में दर्शाया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई क्या है? व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्र को नारी के वेश में, नारी मतलब लेडीज के रूप में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी को रूप में चुना गया था, यानी कि जिस नारी के रूप में उसको चुना गया, बनाया मूर्तियों को, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। या तो राष्ट्र के अमूर्त विचारों को ठोस रूप प्रदान करने का केवल क्या था? एक प्रयास था। यह कैसा प्रयास था? राष्ट्र के जो विचार थे उनको एक ठोस रूप प्रदान करने का एक प्रयास था। यानी नारी की छवि जो थी वो रूपक बन गई। नारी की छवि जो थी वो राष्ट्र का क्या बन गई? एक रूपक बन गई। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हमने देखा था महिला को हाथ में मशाल लिए हुए जो मूर्ति थी। ये आपको याद होगा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। कौन से रूपक का प्रयोग किया था उन्होंने? नारी के रूप का प्रयोग किया था। इस आदर्श को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक जो था वो थी लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर। और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो। आपने फिल्मों में देखा होगा, कोर्ट के अंदर जो कहता है तराजू लिए हुए महिला होती है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, हाथ में उसके एक तराजू होता है लिए हुए वो है। इस प्रकार के नारी रूपकों को आविष्कार जो थे वो कलाकारों ने 19वीं सदी में किया था। कब किया था ऐसे रूप और नारी के रूपकों का आविष्कार? 19वीं सदी में। और फ्रांस ने उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया था। क्या दिया था उसे? लोकप्रिय जो ईसाई नाम होता है, फ्रांस ने उसको मरियान नाम दिया था। ये मरियान का टिकट है, मरियान का एक चित्र है जो डाक टिकट पर छपा हुआ है 1850 के रिपब्लिक फ्रांस के, क्योंकि मरियान रिपब्लिक फ्रांस ने इसको नाम दिया था। ये मरियान का चित्र है, ठीक है, जिसने जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया। इसने मतलब ऐसे के पीछे क्या था? उनको जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित करने के लिए उन्होंने ऐसे इसको नारी का रूप दिया के रूप में दर्शाया था। उन्होंने चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, जैसे कि लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मरियान की प्रतिमाओं को सार्वजनिक चौकों पर लगाया गया ताकि जनता एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। जनता को जो है वो राष्ट्रीय प्रतीकों की याद आती रहे और लोग उसे तादात्म्य स्थापित कर सकें, यानी कि लोग उन्हें बनाए रखें। और मरियान की छवि को सिक्कों पर, डाक टिकटों पर, जैसे कि अभी हमने ऊपर चित्र में देखा था, डाक टिकट पर उसे अंकित मतलब छापा गया। और इस तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। यानी कि मरियान तो फ्रांस का और जर्मेनिया जो थी वो जर्मनी का राष्ट्रीय रूपक बन गई। अभी मैं आपको ये जर्मेनिया का चित्र भी दिखाता हूँ। ये है जर्मेनिया का चित्र जो कि जर्मनी राष्ट्र का रूपक थी, और ये है मरियान का चित्र जो रिपब्लिक फ्रांस के रूपक थी। ठीक है, तो ये हमारे दोनों चित्र हो गए। और चक्षाक्षु अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। यानी कि जो इन्होंने ये पहना हुआ है, जो इन्होंने ये मुकुट पहना हुआ है, ये जर्मनी में जो बलूत वृक्ष होता है उसके पत्ते पहने हुए हैं। और बलूत जो है वो जर्मन में किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। और रूपक का मतलब होता है किसी को रूप में दर्शाना, यानी कि जो विचार सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं उनको किसी के रूप में दर्शाना, वही क्या कहलाता है? हमारा रूपक कहलाता है। जैसे कि उसने यहाँ पे परिभाषा भी दी है, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता और मुक्ति, ये इनकी कोई मूर्ति तो है नहीं, को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए जब इनको अंगित यानी कि दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, तो वही क्या कहलाता है? हमारा रूपक कहलाता है। और रूपात्मक कहानी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, शाब्दिक और प्रतीकात्मक। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, या तो शब्दों से या प्रतीक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रतीक हैं। ये क्या है? हमारे कुछ प्रतीक है, जैसे टूटी हुई हड्डी, ये इसका मतलब क्या था? हमारा आज़ादी मिलना। बाज छाप कवच, जर्मन साम्राज्य
की प्रतीक शक्ति, बलूत पत्तियों का मुकुट, वही जो हमने पीछे भी पढ़ा था, बहादुरी, तलवार मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह, यानी कि तलवार पर जो उन्होंने जैतून की जो ये डाली लिपटी हुई है, दिखाता हूँ मैं अभी आपको, एक मिनट, ये तलवार पर जो जैतून की डाली यहाँ से गई हुई है, इसका मतलब क्या है, शांति की चाह। काला लाल सुनहरा तिरंगा, ये जो मूर्ति के पीछे काला लाल और जो ये सुनहरा झंडा है, इसको वहाँ पे 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्य के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था, यानी कि ये उनकी उदारवादियों का राष्ट्रीय झंडा था जिसको ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया था। और उगते हुए सूर्य की किरणें, यानी कि एक नए युग का सूत्रपात, यानी कि नए युग की शुरुआत, सूत्रपात का मतलब शुरुआत, उगते हुए सूरज के जरिए दर्शाया गया है। ये भी चित्र जो है जर्मेनिया का है, जर्मेनिया, गॉर्डिंग, द राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया, यानी कि इसके एक राष्ट्र के पहरेदार के रूप में जर्मेनिया को दिखाया गया है कि ये राइन नदी जो कि जर्मनी में बहती है उसकी रक्षा करते हुए उनका ये चित्र दिखाया गया है, तलवार लिए हुए। चलिए अब इस अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। देखिए राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में फ़र्क है। राष्ट्रवाद की जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी कि राष्ट्र जो होता है वो किसी की ज़मीन पर कब्जा करने का इच्छुक नहीं होता, लेकिन साम्राज्यवाद में इसका ठीक उल्टा होता है। साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपना साम्राज्य बढ़ाना, दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करना, दूसरे के देश को अपने देश में मिलाना, जैसे कि ब्रिटेन ने एक टाइम पे किया था, उन्होंने बहुत सारे अपने उपनिवेश बनाए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था, यानी कि सदी 100 साल की होती है, उसको 25-25 के 4 भागों में हमने बांट लिया। तो जो शुरुआत के 25 साल 19वीं सदी में जनतांत्रिक का स्वभाव था उदारवादी लोगों का, वो सदी के अंतिम भाग तक नहीं रहा, और राष्ट्रवाद जो था वो सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण एक सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए। पहले कैसे थे, वो उदार थे, यानी कि सबका भला चाहते थे, लेकिन अब वो क्या होता है, अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए, हमेशा लड़ने के लिए वो तैयार रहने लगे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया, यानी कि अपने साम्राज्यवाद को, जो निरंकुश राजा थे उन्होंने अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए क्या किया, राष्ट्रवादी जो आकांक्षाएं थी, यानी कि जो भावनाएं थी, उन्हीं का वो क्या करने लगे, इस्तेमाल करने लगे। और 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र बन गया। कौन सा क्षेत्र बन गया 1871 के बाद यूरोप में गंभीर जो राष्ट्रवादी तनाव होने लगा, वो बाल्कन क्षेत्र में होने लगा। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नताएं थी, मतलब कि ये भौगोलिक और जातीय इसमें क्या थी, भिन्नताएं थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो शामिल थे, यानी कि इस बाल्कन क्षेत्र में इतने सारे देशों के लोग क्या थे, शामिल थे। क्षेत्र के निवासी को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। इस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर क्या पुकारा जाता था, स्लाव बोलते थे। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, यानी कि वो मुस्लिम साम्राज्य के नियंत्रण में था। ओटोमन साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई, यानी कि रोमानी राष्ट्रवाद के विचार और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से क्या हुई, स्थिति जो थी वो काफ़ी विस्फोटक, यानी कि एक तरीके से समझा था खतरनाक हो गई। और 19वीं सदी में विस्फोटक कैसा होता, खतरनाक होता, इसलिए वो स्थिति कैसे हो गई, खतरनाक हो गई। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा, यानी कि जो यूरोप में और यूरोप के और कंट्रीज़ में सुधार हुए थे, आंतरिक सुधार, जिनके जरिए रूढ़िवादी ताकतें सत्ता में बना रहना चाहती थी, वही ओटोमन साम्राज्य ने भी करना चाहा वहाँ पर, लेकिन इसमें उन्हें बहुत सफलता नहीं मिली। और एक के बाद एक उसके अधीन जो यूरोपीय राष्ट्र था, यानी कि जो कुछ देश उनके यूरोप के उन्होंने अपने अंडर में कर रखे थे, वो उनके चंगुल से निकलकर अपने आप को क्या स्वतंत्र घोषित करने लगे। और बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने अपने दावों को किसका आधार दे दिया, राष्ट्रीयता का आधार दे दिया। राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का अधिकार दे दिया। और उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल कर यह साबित किया कि वे कभी स्वतंत्र थे। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल किया, अपने इतिहास को देखा, जाना और उसमें ये बताया कि वो क्या थे, कभी स्वतंत्र थे। लेकिन तत्पश्चात यानी कि बाद में विदेशी शक्तियों ने
उन्हें अधीन कर लिया, यानी कि अपना गुलाम बना लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयास के रूप में देखा। यानी कि उन्होंने जो था वो राष्ट्रीय समूह ने जो संघर्ष किया, उन्होंने अपनी खोई आज़ादी, यानी कि उन्होंने इतिहास से क्या सिद्ध किया था, वो पहले आज़ाद थे तो उनकी आज़ादी कहीं खो गई, यानी कि लोगों दूसरे जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने उनकी आज़ादी को छीन लिया, तो उन्होंने उसको वापस पाने के रूप में उन संघर्ष को उन्होंने देखा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय यानी कि बाल्कन क्षेत्र के जो समूह थे अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, तो बाल्कन क्षेत्र में जो था गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। यानी कि वहाँ पे देखो इतने सारे लोग बाग थे अलग अलग, तो उन्होंने क्या किया, अपने अपनी हर किसी की अपनी अपनी मतधारा थी, हर किसी के अपने अपने विचार थे, वो सोचता था नहीं मेरा तो ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो इस कारण से वो क्या बन गया, गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे, ईर्ष्या मतलब वो काफी जेलसी जलते थे एक दूसरे से, तो जेलसी फील करते थे, और हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। यानी कि हर जो ज्यादा से ज्यादा इलाका, यानी कि मेरे कब्जे में ये इतना बड़ा एरिया हो जाए या मेरे कब्जे में इतना बड़ा एरिया हो जाए, हर कोई इसकी कोशिश में रहता था। परिस्थितियां और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। यानी कि उस समय जो यूरोप की बड़ी शक्तियां थी उनके बीच प्रतिस्पर्धा वहां पर होने लगी, और इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेशों के साथ नौसैन्य और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा होने लगी। यानी कि वो व्यापार में लड़ने लगे, उपनिवेश बनाने में लड़ने लगे कि मेरे ज़्यादा इतने उपनिवेश, मेरे से ज़्यादा उपनिवेश, नौसैनिक यानी कि नौसेना के लिए लड़ने लगे, और सैन्य ताकत से भी वो लड़ने लगे। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। जैसे जैसे वो समस्या आगे बढ़ती गई तो यह जो प्रतिस्पर्धाएं थी वो खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। यानी कि वो बाल्कन क्षेत्र में जो लोग बाग रहते थे ना, उनको दबाकर अपनी शक्तियों को ये सब लोग क्या करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। इससे इस इलाके में कई युद्ध तो हुए, लेकिन अंततः ये लड़ाई कहाँ तक पहुंच गई, प्रथम विश्व युद्ध तक पहुंच गई। यानी कि जो बाल्कन का टकराव था वो आसपास के लोगों से शुरू होकर कहाँ तक आ जाता है, प्रथम विश्व युद्ध तक आया, और अंततः इस कारण से वहां पर क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो ये एक नक्शा है जो ब्रिटेन के उपनिवेशवाद को दर्शाता है। यानी कि ब्रिटेन का जो उपनिवेशवाद का वो था, ये पूरा उसको दर्शाता है। तो आइए हम इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि साम्राज्यवाद से जुड़कर 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। यानी कि जब साम्राज्यवाद उनके मन में बढ़ने लगा कि भाई नहीं, मेरा तो दुनिया में इतने सारे देशों पे कब्जा होना चाहिए, मेरे पास इतनी जमीन होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो जो उनके जो लालच था ना, ये यूरोप को कहाँ ले गया, महाविपदा यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की ओर ले गया। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिसका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था। यानी कि जैसे ब्रिटेन ने काफ़ी सारे देशों को औपनिवेशीकरण यानी कि उनको अपना गुलाम बनाया, फ्रांस ने भी बनाया, जर्मनी ने भी बनाया, बहुत सारे यूरोपीय ताकतों ने बाहर निकल के यूरोप से अन्य ताकतों को क्या बना लिया, ताकतों को नहीं, अन्य देशों को अपना गुलाम बना लिया और साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। जो देश गुलाम थे वो औपनिवेशीकरण जिनका हुआ था, वो उस साम्राज्यवाद का जो विस्तार हो रहा था उसके प्रभुत्व का क्या करने लगे, वो देश विरोध करने लगे। और हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे। यानी कि इस अर्थ में वे क्या थे, राष्ट्रवादी थे, जो इस आंदोलन को विकसित कर रहे थे। वे सभी स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष करते हैं। यानी कि वो सभी क्या चाहते थे, एक स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य वो लोग चाहते थे कि भाई हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम क्या हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य हैं। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे। किससे प्रेरित थे, वो सभी एक स्वतंत्र राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए। यानी कि जो जैसा राष्ट्रवाद यूरोप के अंदर उभरा, जो उसके विचार वहाँ यूरोप से निकले, वो दुनिया में किसी और जगह पर नहीं दोहराए गए। यानी कि उनके विचार अलग थे और दुनिया में जो अब देश राष्ट्रीय राज्य बाद में बने उनके विचार अलग थे, क्योंकि हर जगह पे लोगों ने अपनी तरह की विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। उन लोगों ने क्या किया, अपनी तरह का एक अलग अलग विचार से अपने राष्ट्र को उन लोगों ने विकसित किया। मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्रीय राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया। यानी कि अब उन्होंने सभी दुनिया ने क्या मान लिया कि जो हमारा समाज है, दुनिया में जो हमारा ये जो समाज है, ये राष्ट्रीय राज्य में गठित होना चाहिए, ना कि एक किसी राजतंत्र के अधीन रहना चाहिए। राष्ट्रीय राज्यों में क्या होना चाहिए, गठित होना चाहिए, और ये सार्वभौम मान लिया
गया, स्वाभाविक और सार्वभौम, यानी कि भी यूनिवर्सल तौर पर स्वीकार कर लिया इसको पूरी दुनिया ने कि दुनिया को किस रूप में गठित होना चाहिए, अब राष्ट्रीय राज्यों के रूप में गठित होना चाहिए। तो ये चैप्टर जो है हमारा अब पूरा हो चुका है। मैं आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आज ये हमारी इस चैप्टर की आखिरी क्लास थी। आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और अब हम इसकी अगली चैप्टर से शुरुआत करेंगे कल से। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हिस्ट्री को शुरुआत कर सकें। और मैं हिस्ट्री को पढ़ने का एक आपको तरीका बताता हूँ। जब भी हम हिस्ट्री में कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उसको हमें अपने को उससे रिलेट करके देखना चाहिए, यानी कि उस समय के बारे में हमें दिमाग में चित्रण करना चाहिए, जिससे कि आपको क्या होगा, एक इसको पढ़ते समय नींद नहीं आएगी। मैं इसी उसका फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, जिससे कि मुझे भी इसमें नींद नहीं आती है। नहीं तो हिस्ट्री को बहुत से लोग कहते हैं कि ये बहुत ही क्या है, एक बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। ये हमारे इतिहास को बताता है कि हम कहाँ से कहाँ तक आए हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इस तरीके का यूज़ करें और ये तरीके का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में करें ताकि हिस्ट्री आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। धन्यवाद।